हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं कलाम सीरीज जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जामिया बीएड के सॉल्व कर रहे हैं। इस सेशन में, इस एपिसोड में हम लोग जामिया बीएड का 2020-21 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको देख रहे हैं। उसमें भी पर्टिकुलर टॉपिक जो नेचुरल साइंस में फिजिक्स वाला जो टॉपिक है उसको मैं देखूंगा। इसमें इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 151 से फिजिक्स शुरू हुई है, तो 151 से हम लोग फिजिक्स वाला जो टॉपिक है नेचुरल साइंस के अंदर जो 20 नंबर का आता है उसमें फिजिक्स तकरीबन 7 से 8 नंबर की आती है, उस टॉपिक को मैं कवर करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी स्लाइड खोलते हैं जहां से फिजिक्स शुरू हुई है, क्वेश्चन नंबर 151 से 151। ठीक, क्वेश्चन नंबर 151 क्या कह रहा है? इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के अंदर, ठीक है बच्चों, मोशन कैसा है? सर्कुलर मोशन है। तो स्टेटमेंट दिए हुए इसके बारे में, जो भी स्टेटमेंट सर्कुलर मोशन के बारे में जो भी स्टेटमेंट करेक्ट होगा हम वो आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं सर्कुलर मोशन। पहला ऑप्शन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज फिक्स्ड। मोशन की जो डायरेक्शन है वो फिक्स होती है। ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि मोशन की जो डायरेक्शन है वो फिक्स होती है। आइए देखते हैं सर्कुलर मोशन होता क्या है। सर्कुलर मोशन क्या है? होता है कि कोई भी सर्कुलर पाथ में जब मोशन करेगी कोई बॉडी तो वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें डायरेक्शन डिसाइड कैसे होती है? डायरेक्शन डिसाइड कैसे होती है सर्कुलर मोशन के अंदर? डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? डायरेक्शन डिसाइड करते हैं जिस पॉइंट पे है, जिस पॉइंट पे बॉडी है, मान लीजिए इस पॉइंट पे बॉडी है, ठीक है बच्चों, इस पॉइंट पे बॉडी है, तो जिस पॉइंट पे सर्किल के पेरिफेरी पे जिस पॉइंट पे बॉडी है वहां पे हम टेंजेंट डाल देते हैं। वहां क्या करते हैं? हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। हम क्या करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो डायरेक्शन हो जाती है। टेंजेंट जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है उस डायरेक्शन में उसकी बॉडी की डायरेक्शन हो जाती है। तो मैं देखता हूं कि सर्किल के हर पॉइंट पे, सर्किल खुद की प्रॉपर्टी है, सर्किल के हर पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन अलग होती है। तो इसका मतलब सर्किल की हर पॉइंट पे बॉडी की डायरेक्शन भी अलग अलग होगी, मोशन की डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूअसली। डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। बिल्कुल बात ठीक है, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। बाकी दो ऑप्शन और देख लेते हैं। द एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन कैसा है? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो नहीं, एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन तो वेरी करेगा, एक्सेलरेशन वेरी करेगा। एक्सेलरेशन वेरी क्यों करेगा? एक्सेलरेशन अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। क्यों वेक्टर? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और वेलोसिटी खुद अपने आप में फिर से वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? मैग्नीट्यूड क्या है? वो स्पीड को बताता है। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड को बताता है। किसको बताता है? स्पीड को बताता है। और डायरेक्शन, और जिस मोशन में जो स्पीड है वो जिस डायरेक्शन में है वो जो है डायरेक्शन बताती है। तो वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होती। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। कांस्टेंट क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए नहीं हो सकती जब डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि वो खुद अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। सेम इसी तरीके से एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच इज डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूअसली। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, द यूनिट ऑफ पावर। पावर की यूनिट क्या है? पावर की यूनिट क्या होती है बच्चों? पावर की यूनिट होती है वॉट। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? वॉट। ठीक है बच्चों, तो वॉट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। जूल किसकी कैसा यूनिट होती है? जूल होती है एनर्जी की और वर्क डन की। एनर्जी की और वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। ठीक, न्यूटन किसकी यूनिट है? न्यूटन है फोर्स की। न्यूटन है फोर्स की ऐसा यूनिट। ठीक, और केल्विन है टेम्परेचर की। केल्विन किसकी ऐसा यूनिट है? टेम्परेचर की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पावर की ऐसा यूनिट क्या है? पावर की ऐसा यूनिट है वॉट, विच इज ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है? देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच इज रिटन एज EMI। इसमें हम क्या करते हैं? करंट को प्रोड्यूस कराते हैं। करंट को प्रोड्यूस कराते हैं किसकी मदद से? मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल को रोटेट कराते हैं जिसकी मदद से हम जो है करंट को प्रोड्यूस करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन किस में यूज होता है?
जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है आप लोगों ने देखा होगा, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है उसमें इसी कॉन्सेप्ट की मदद से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ईएमआई में हम क्या करते हैं, करंट प्रोड्यूस कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं। करंट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल। ठीक, देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। चार्ज इज पुट ऑन अ रॉड, रॉड पे चार्ज पुट किया जाता है, नहीं, रॉड पे कोई चार्ज पुट नहीं किया जाता। दूसरा ऑप्शन, एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है, नहीं, इलेक्ट्रिक करंट ईएमआई के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कोई मैग्नेटिक फील्ड को नहीं बनाता ईएमआई के अंदर। जब लेकिन किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अपने आसपास जनरेट करता है, लेकिन ईएमआई के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ईएमआई के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कराते हैं। तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, नहीं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया क्या कि ईएमआई के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड की मदद से कॉइल को मूव रोटेट कराते हैं, जिसकी मदद से करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसमें फिर से गलत क्यों, क्योंकि ऑलरेडी करंट कैरिंग वायर कह रहा है, नहीं, करंट कैरिंग वायर तो है ही नहीं, हम करंट प्रोड्यूस करा रहे हैं। ऑप्शन डी, रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, जो कि बात ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या करते हैं हम, एक रिलेटिव मोशन होता है किसके बीच में, मैग्नेट के बीच में और कॉइल के बीच में, मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, जिसकी मदद से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका और एक्सप्लेनेशन एक और अच्छी तरीके से हम देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ करंट। मैंने जैसे आप लोगों को बताया क्या है, प्रोडक्शन ऑफ करंट है। ईएमआई क्या है, करंट का प्रोडक्शन है, किसकी मदद से, बाय रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कॉइल। रिलेटिव मोशन होता है मैग्नेट के बीच में और कॉइल के बीच में। इलेक्ट्रिक जनरेटर का एग्जांपल दिया है, ईएमआई की मदद से जनरेटर दिखाया गया है। देखिए मैग्नेट जो है, ये एक मैग्नेट है और ये जो है हमारी कॉइल है, ये जो लगी हुई है ये हमारी कॉइल है। इस इलेक्ट्रिक मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। यह मीटर लगाया हुआ है करंट की वैल्यू को पता करने के लिए। ठीक है बच्चों, द फिनोमिनन ऑफ, और इसी फिनोमिना को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक ईएमआई कह देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर बाय मूविंग इट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड और वाइस वर्सा इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ में आया क्या है, करंट का प्रोडक्शन मैग्नेटिक फील्ड और रोटेटिंग कॉइल के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसकी वजह से करंट का जो प्रोडक्शन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 क्या कह रहा है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। उसको क्या देखा गया कि वर्चुअल है, कैसी है, वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है, वर्चुअल। जब वर्चुअल है तो ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिखा हुआ है इरेक्ट। इमेज कैसी है, एक तो वर्चुअल इमेज है, इमेज कैसी है, वर्चुअल, और लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, कैसी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, कैसी है, ऑब्जेक्ट से इनलार्ज है, ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उससे बड़ी इमेज जो है बन रही है। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कह रहा है ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है हमें। तो ऑप्शन ए, तो आप लोगों को पता होगा लाइट के चैप्टर में हम पढ़ते हैं क्लास 10th में कि जब कॉनकेव मिरर की जब हम रे डायग्राम पढ़ते हैं तो उसमें 6 केसेस बनते हैं। कितने केसेस बनते हैं बच्चों, 6 केसेस। तो जो आखिरी केस होता है, जो आखिरी केस होता है, उन 6 केसेस में सिर्फ एक पर्टिकुलर केस ऐसा होता है जिसमें कॉनकेव मिरर के केस में कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज कब बनती है, क्या फर्क है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में? रियल इमेज जब बनती है जब दोनों रेज, जो लाइट रेज हैं, एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती हैं। क्या होती है, एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती हैं। लेकिन वर्चुअल इमेज के केस में दे अपीयर टू मीट, ये जो है अपीयर होती है, लगती है कि हमें एक जैसी ये इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन असल में इंटरसेक्ट नहीं करती वर्चुअल इमेज के केस में। ठीक है बच्चों, तो कौन सा केस है वो जिसमें जो है वर्चुअल इमेज बनती है? कॉनकेव मिरर के केस में वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज बनती है। वो कौन सा केस है? बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर नहीं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, बियॉन्ड द पोल, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि इसी केस में जो है इमेज जो बनती है वो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, और कैसी बनती है, इनलार्ज बनती है। देखिए एक डायग्राम बना लेते हैं इसका, इसी केस का डायग्राम बना लेते हैं। मान लिया हमने एक कॉनकेव मिरर, ठीक, ये जो है प्रिंसिपल
पोल, ये पोल हो गया हमारा, यहाँ पे मैंने फोकस बनाया और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इमेज का ऑब्जेक्ट का रखा जाएगा पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में अपवर्ड जो है ऑब्जेक्ट रख दिया हमने। ठीक है, लाइट रे डाली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आप लोगों को याद होगा जब कोई भी लाइट रे मिरर के केस में, रिफ्लेक्शन के केस में, कोई भी लाइट रे स्फेरिकल मिरर के केस में कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहां से पास होती है? फोकस से पास होती है। कॉनकेव मिरर के केस में कहां से? फोकस से पास हो जाएगी ये जो है फोकस से पास हो गई। ठीक है, इधर गई और इधर आ गई। दूसरी, मैंने एक और लाइट रे डाली, हमें रे डायग्राम बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट रेस चाहिए होती हैं। ठीक है, दूसरी लाइट रे डाली है मैंने, ये पोल से डाली और ये इसी तरीके से वापस आ जाएगी। जितना एंगल इसने इधर बनाया है आई, अगर इधर इस आई बनाया है तो इधर कितना बनाएगी? आर। ठीक है बच्चों, आई और आर। तो ये अपीयर टू मीट हो गई पीछे जाके। ठीक है बच्चों, जब पोल पे कोई भी लाइट रे स्फेरिकल मिरर के केस में जब पोल पे आके डायरेक्टली गिरती है तो उसी एंगल से वापस लौट जाती है। अगर इधर आई बना रही है तो आई इज इक्वल टू आर, रिफ्लेक्शन का एंगल बना के सेम एंगल लेके वापस लौट जाएगी। तो हम देखेंगे कि अब ये दोनों लाइट रे आगे तो एक दूसरे से दूर ही जा रही है। ठीक है, तो ये पीछे मीट कर रही होंगी, पीछे कहीं अपीयर टू मीट होंगी और जहां ये मीट कर रही है उसी पॉइंट पे मैंने जो है ड्रॉ कर दिया। तो इमेज कैसे बनी? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर मेरी, तो एक तो इमेज का पोजीशन, इमेज की पोजीशन कहां है? बिहाइंड द मिरर। नेचर क्या होगा इमेज का? यहाँ पे रेज असल में एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, अपीयर टू मीट है, इसलिए इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। जो वर्चुअल है वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी। दूसरी चीज, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मैंने इतना लिया, इमेज इतनी बड़ी बन रही है तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से साइज ऑफ इमेज बड़ा है, इसलिए मैग्नीफाइड या इनलार्ज इमेज बन रही है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी जो कि क्या है? पोल ऑफ द मिरर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब लाइट रे ऑब्जेक्ट होगा तब जो इमेज बनेगी वो जो है कैसी बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को बता दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 155। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। आई लेंस, जो हमारी आई के अंदर जो लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है हमारी आई के अंदर? नेचुरल लेंस जो होता है हमारी आंखों के अंदर, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारी आंखों के अंदर जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट होती है। आप लोगों ने देखा होगा जिसको हम फोकल लेंथ जो एडजस्ट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या कहते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन, जो कि कहां से कहां तक होती है बच्चों? इसकी रेंज क्या है जी? 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक। मिनिमम हम विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन ऑन आवर आईज, कोई भी बिना स्पेसिफिक लोड के हमारी आंखों पे हम 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक देख सकते हैं क्लियरली। 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी, 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। पच्चीस सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, ओके। 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक हम देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस की मदद से, हमारी आंखों में जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी मदद से। अब ये पूछ रहा है कि जो हमारी आंखों की कॉन्वेक्स लेंस जो है, हमारी आंखों में जो आई लेंस है, जैसे हम आई लेंस कह रहे हैं, उसकी जो फोकल लेंथ है उसको कौन एडजस्ट करता है? उसको कौन एडजस्ट करता है? कम ज्यादा कौन करता है? ठीक है, देख लेते हैं। रेटिना। रेटिना क्या है? नहीं, रेटिना क्या होती है? रेटिना स्क्रीन है जहां पे इमेज बनती है। हमारी आंखों के अंदर जो स्क्रीन है वो रेटिना है। हमारी आंखों के अंदर जो स्क्रीन है वो रेटिना है। दूसरा, प्यूपिल क्या है? प्यूपिल कंट्रोल करता है लाइट रे कितनी आएगी हमारी आंखों के अंदर। हमारी आंखों के अंदर लाइट रेस कितनी एंटर करेंगी, जहां जैसे ये डिपेंड करता है कि हम खड़े कहां हैं, हम किस जगह मौजूद हैं। अगर हम ज्यादा लाइट वाले एरिया में मौजूद हैं, ज्यादा लाइट वाली जगह में मौजूद हैं, तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारा प्यूपिल जो है साइज छोटा हो जाएगा। प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कई इस पूरे फिनोमिना को। जैसे मान लीजिए अगर आप छत पे कहीं मौजूद हैं, ओपन एरिया में जहां धूप तेज है वहां मौजूद है, ठीक है, और फिर आप एकदम से एट सडन आप एक अंधेरे कमरे में आ जाए, ठीक है, जहां पे रोशनी बहुत कम है, तो कुछ वक्त के लिए आप लोगों को नहीं दिखाई देता, थोड़ा टाइम लगता है, बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता है, थोड़ा टाइम लगता है, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है। क्यों? तो वो हुआ क्यों? वो इसलिए जब हम धूप में मौजूद थे, ज्यादा ओपन लाइट में, बहुत एक्सपोजर वाली लाइट में मौजूद थे, तो हमारा साइज जो था पीपल का वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बहुत कम हो गया, क्योंकि ऑलरेडी इतनी लाइट थी आसपास, तो हमारा साइज जो है वो पीपल का वो छोटा हो गया, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत रेज जितनी हमें जरूरत थी बस उतनी जो है आंखों के अंदर जा रही थी। लेकिन अब इसका उल्टा हुआ, हम एकदम से अंधेरे कमरे में आ गए, तो पीपल ने थोड़ी देर में एडजस्ट किया कि यहाँ पे लाइट रे कम है, तो अब मुझे फैलना है, अब मुझे बड़ा होना है,
तो ठीक है, तो लाइट रेज को कितनी लाइट रे हमारी आंखों के अंदर जाएंगी उसको मैनेज कौन करता है? प्यूपिल करता है। तो हम लेकिन हम तो पूछा गया फोकल लेंथ, तो प्यूपिल भी आंसर नहीं है। प्यूपिल का मैंने फंक्शन आप लोगों को बता दिया, रेटिना का फंक्शन मैंने बता दिया, एज अ स्क्रीन काम करता है जहां पे जो है इमेज बनती है हमारी आंखों के अंदर। तीसरा क्या? सीलियरी मसल। सीलियरी मसल जो होती है हमारी आंखों के अंदर मसल्स होती हैं जो लेंस को कॉन्ट्रैक्ट या थिन करती हैं, या तो पतला करती हैं, थिक करती हैं, बड़ा करती हैं। मतलब फोकल लेंथ को जो एडजस्ट करता है वो कौन करता है? लेंस की फोकल लेंथ को सीलियरी मसल जो हमारी आंखों के अंदर मौजूद है वो जो है लेंथ को, फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। आइरिस पीपल को कंट्रोल करता है कि पीपल कितना बड़ा और होगा। आइरिस इनडायरेक्टली भी हम ये कह सकते हैं कि आइरिस भी इनडायरेक्टली इसी चीज को कंट्रोल करता है कि हमारी आंखों के अंदर कितनी लाइट जाएगी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीलियरी मसल्स का काम क्या है? हमारी फोकल लेंथ जो है, आंखों की लेंस की फोकल लेंथ जो है उसको एडजस्ट करने का काम किसका है? सीलियरी मसल्स का है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 156। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है उसको किसने डिस्कवर किया? इसको किसने डिस्कवर किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जनरल क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया। कब किया? 1928। इन 1928 कहां पे? लंदन में, एट लंदन। ठीक है बच्चों, 1928 में जो है इन्होंने जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसको डिस्कवर किया, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था इन 1945। इन 1945 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। किसमें? मेडिसिन में। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो नोबेल प्राइज था वो इन्हें 1945 में उन्होंने शेयर किया दो और साइंटिस्ट के साथ 1945 के अंदर। ठीक है, किस वजह से मिला? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन की खोज करने के लिए, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को डिस्कवर करने के लिए जो है नोबेल प्राइज मिला। क्वेश्चन था हमारा कि पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 157। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वर्ड प्रोसेसर? तो थोड़े से इसमें इस वाले पेपर में थोड़े कंप्यूटर के भी सवाल थे, तो वो देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड प्रोसेसर कौन सा है? इनमें से कौन सा फर्स्ट वर्ड प्रोसेसर है? एमएस वर्ड पर्टिकुलरली जो है कब आया? 1983। एमएस वर्ड कब आया? 1983। एप्पल आई वर्ड कब आया? 1985। एप्पल आई नहीं है, वन है। एप्पल वन वर्ड कब आया? 1985 में। वर्ड स्टार जो है ये पहला है, ये कब आया? 1979 में। ठीक है बच्चों, वर्ड स्टार जो आया 1979 में, जो कि पहला वर्ड प्रोसेसर था, ये जो है 1979 में आया। और वर्ड परफेक्ट 1980s और 1990s में यूज होता था। 1980s एंड 1990s में यूज होता था। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल? इनमें से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी मतलब इन अ कंप्यूटर के अंदर इनमें से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? मेमोरीज दो तरीके की होती है, एक तो टेम्पररी और एक परमानेंट। मतलब हम डेटा को सेव कर दिया हमने, अगर कंप्यूटर शट डाउन कर दिया या हमने रीस्टार्ट कर दिया तो जो मेमोरी उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो वोलेटाइल मेमोरी, इसीलिए उसका नाम भी क्या है? वोलेटाइल मेमोरी। तो ऐसी मेमोरी जो टेम्परेरीली सेव्ड होती है, किसके कब तक? जब तक हम कंप्यूटर को शट डाउन या रीस्टार्ट ना कर दें, तो वो जो है वोलेटाइल मेमोरी होती है। और जो कंप्यूटर को शट डाउन और रीस्टार्ट करने के बाद भी बाकी रहे, वो परमानेंट मेमोरी हो जाती है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल। तो रैम जो होती है हमारी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है जो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में होती है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 159। 1 TB 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट कितने के बराबर होता है? 1 टेराबाइट 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट जीबी। ठीक है बच्चों, 1024 जीबी के बराबर होता है। इन अगर हम डेसिमल में बात करें तो 1 TB इज इक्वल टू 1000 जीबी इन डेसिमल सिस्टम। लेकिन इन बाइट सिस्टम, इन बिट सिस्टम, जो 1 TB होता है, 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 जीबी। एंड 1 GB इज इक्वल टू, सेम इसी तरीके से 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB मेगाबाइट। ठीक है बच्चों, तो 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 GB, तो ये रहा 1024 गीगाबाइट। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
रिकेट्स इज कॉज्ड बाय रिकेट्स एक बीमारी है जो कि किसकी वजह से होती है? रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी, किसकी कमी की वजह से, किसकी कमी की वजह से होती है? तो रिकेट्स होती है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स जो है हमारी बीमारी होती है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक, तो ये जो 2020-21 का जो जामिया बीएड का पेपर था, जिसमें साइंस का फिजिक्स वाला पोर्शन जो पर्टिकुलर था वो मैंने कवर किया। इसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस हैं नेचुरल साइंस के, बायोलॉजी वाला और केमिस्ट्री वाला पोर्शन, वो उस डिपार्टमेंट के उस टॉपिक के जो सर है वो कवर करेंगे। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज।